गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज सुबह का आगाज किसी ने किया है चाय से, किसी ने किया है कॉफी से, किसी ने खाली पेट भी किया होगा। कुछ होते हैं लोग जो कहते हैं कि अच्छा नाश्ता कुछ देर बाद कर लेंगे, कुछ होते हैं लेजी लोग। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो मीठे से भी आगाज कर लेते हैं। आपने आज आगाज बड़ा कुछ डिफरेंट किया है। मैंने मीठे से ही आगाज किया जैसे। कोई खास मीठा खाया आपने? हाँ, आज क्योंकि आप मेरे लिए बकलावा लेके आए ना, तो आप चाहते हैं मैं ऑनर बताऊं कि शुएब साहब मेरे लिए बकलावा लेके आए। डिजिटल बकलावा आप तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक बकलावा। डिजिटल जब ये डिजिटल पे जाएगा तो डिजिटल पे बनेगा। नहीं, वो नहीं जाएगा ना, वो जाने से पहले पहले आपने मुका देना है। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन ये क्लिप जब डिजिटल जाएगा तो फिर डिजिटल बकलावा जाएगा। फिलहाल ये इलेक्ट्रॉनिक बकलावा है। सो बड़ा जबरदस्त था वैसे। हाँ। अच्छा, एक मैंने जो बाकू में खाया था वो बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट, मतलब वो बहुत डिफरेंट एक था। लेकर ये जो तो आज मैंने, हाँ ये बात है, वैसे मुझे लेके आना चाहिए था आपके लिए, लेकिन दूसरा जो है ये जो आपने आज मुझे, ये तो खुद बनाया आप ना, लेके आए खुद। किसी ने खुद बनाया, कह रहा था किसी ने खुद बनाए, आप लेकर आए। मैंने तो ये नहीं कहा मैंने बनाया, बट आई एम सो थैंकफुल। आई मीन, इस तरह से सुबह सुबह अगर आप किसी को सरप्राइज दें और तोहफे दें तो ये बड़ा अच्छा था। दोस्तों में बांटना जी बाजी ठीक है। ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए आगे भी। नहीं, ये हफ्ते में 5 दिन ही रह सकती है। हफ्ते में 5 दिन तो हाँ, हफ्ते में 5 दिन मोर बहुत है ना, बहुत है। हाँ, कल आप क्या लाएंगे? सोचूंगा। हाँ, कल क्या लाऊंगा, मैंने सोचा तो हुआ है लेकिन बताऊंगा नहीं। ओके, ठीक है, लेट्स सी। कल नहीं, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे जा रही हैं। धड़म करके नीचे गिरेंगी। नहीं गिरेंगी इंशाल्लाह, अच्छी चीज होगी। पर कल आई डोंट नो इफ इट वुड बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। आई विल थिंक अबाउट इट कि क्या मैं करता हूँ। लेकिन हाँ, सबीन को हम कुछ खिलाएंगे यहीं पे सेट पे इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है कि खिलाएं इसको, क्योंकि जब ऑन एयर होना चाहिए। है ऑन एयर, ऑन एयर। ओके गुड, लेकिन कुछ अच्छा भी होना चाहिए। ये अब हम कुछ नहीं कह सकते, ये अब हम आपको खिलाएंगे, अब आपने फिर कहना अच्छा ही है। ओके, नहीं अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। चलें, डन। अच्छा, वैसे क्या पसंद है आपको सुबह बकलावे के अलावा, और क्या, व्हाट डू यू वांट टू ईट? नो, आई जस्ट वांट टू हैव माय कॉफी। मैं घर से कॉफी बना के नहीं ला सकता। मैं सही बता रही हूँ, वैसे सुबह मेरा कोई दिल नहीं कर रहा होता खाने को, मुझे सिर्फ कॉफी पीनी होती है। चलो फिर हम आगे किसी दिन ऐसे रख लेते हैं जिस दिन कोई ऐसे शाम में आप कोई शो कर रही हो। नहीं, लेकिन अगर आप लेके आएंगे तो मैं खा लूंगी, कोई मसला नहीं है। उस पे तुम्हारा कोई इनकार ही नहीं है। हाँ। एनीवेज, ये तो हमारे खाने पीने को होते हैं। आपके घर भी क्या ये डिस्कशन होती है? क्योंकि हमारी बात ये कर रहे थे कि नॉर्मली होता है ना, आज सुबह क्या खाना है, आज दोपहर में क्या बनेगा, आज रात में खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। यही सवाल नॉर्मली हम कर भी रहे होते हैं। उस दिन मैं और से डिस्कस करते हैं कि नहीं होना चाहिए इतना, खाने को ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। इट्स फूड। आप जिंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए जिंदा मत रहें। नहीं, शौक के लिए भी खाएं, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ कि हर घर में डिस्कशंस नहीं हो रही होती कुछ, ना आपके फाइनेंशियल डिस्कशंस इतनी ज्यादा हो रही होती हैं, ना इमोशनली आप कनेक्ट हो पा रहे होते हैं। क्योंकि सुबह उठते हैं, अम्मा पूछती हैं क्या पकाया हुआ है, क्या पकाएं आज जी। हर किसी की फरमाइश ये पकाए। नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ते के बाद जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया, दोपहर के बाद जी रात के खाने का टाइम हो गया। एक वैसे खातून के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसका पूरा दिन किचन में ही स्पेंड होता है, और बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स होती है, मैं ये कहूँगी। बिकॉज एक हम 2-3 लोगों की बात नहीं करें, बट एक हाउस होल्ड प्रॉपर, एक मतलब ज़्यादा लोगों की अगर आप बात करें तो एक खातून का आधे ज़्यादा दिन किचन में गुजर रहा होता है। सो मैं सिर्फ ये, और फिर जब मर्द भी घर वापस आता है चलें, तो वो भी डिस्कशन ये होती है आज क्या पकाया, क्या खा। तो मैं ये कहती हूँ कि इस सब से निकल के भी घर में डिस्कशंस होनी चाहिए, इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई टाइम आप मूवी लगा लें, इस तरह कोई चीज़ें। बस जो पका है खा लिया ना, जो दिन को पका है वही रात को खा लें। क्यों आपने 2 टाइम पकवाना है? कि दिन का खाना अलग होना चाहिए और रात का खाना अलग होना चाहिए। तो ये चीज मुझे तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूं कि ये ज़ाया भी करते हैं हम। आप ये देखिए, दिन में आपने कुछ पकाया, जो उसमें से बच गया आपने वो फ्रिज में रख दिया कि अच्छा बाद में खाएंगे, लेकिन आपने शाम में कुछ और बना लिया, एक आध दिन वो रखा आपने, उसके बाद समहाउ आप नहीं खा रहे होते हो, रिस्क ज़ाया हो रहा होता है। एक दिन पकाया हुआ आप अगले दिन खा सकते हैं। अच्छा, पहली बात ये, आप या तो उतना ही पकाएं जितना आपने खाना है, और अगर बच गया तो आप नेक्स्ट डे फिर आप खाएं उसे। आई गेस कंज्यूम इट, ये बड़ा गलत रवैया है हमारा कि हम अनाज को ज़ाया करते हैं, हम रिस्क को ज़ाया कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जिस तरह आपने कहा ना, शौक है, आपने खाना है, आपका दिल चाह रहा है कुछ स्पेसिफिक खाने का, देन मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट इट। जो भी आपने पहले से बनाया हुआ, बस खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। मेक श्योर करें कि अपने घर की खवातीन की हेल्प करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बल्कि हेल्प से ज़्यादा सबीन आई थिंक अपनी जिम्मेदारी अदा करें।
जिम्मेदारी अदा करें। नहीं, मैं ये कहूँगी अगर चलें पूरा दिन बाहर ऑफिस है, काम करके आ रहा है और एक हाउस वाइफ है, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। वो भी घर में काम कर रही है पूरा ना। दिन वो भी, हाँ वैसे ये बात भी है कि मैं पर्सपेक्टिव है जो कि कल मैंने हमने वैसे कभी मजाक से उसे कहा ना, मैंने कहा अच्छा चलो हटो मैं रोटी बनाता हूँ ना, तो मैंने 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, कहती है ठीक बना रहे हैं, आइंदा घर जाएंगे ना जब तो डैडी से कहूंगी कि वो आपका बेटा बड़ा अच्छी रोटी बना रहा है, तंग कह रही थी मुझे। मैंने कहा हाँ तो अच्छी बना रहा हूँ ना, तो कभी कभी कर लेना अच्छा चाहिए। नहीं, वैसे एक आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने रेज किया है कि खातून भी तो काम ही कर रही है पूरा दिन घर में, कर रही है। और वो लेबर तो लेबर काउंट ही नहीं हो रहा ना। सो बुट रही है, पूरा घर देख रही है, खाने देख रही है पूरे दिन के, कपड़े बच्चों के, पूरी आपके पूरे घर को, पूरे सिस्टम को चला रही है। लेकिन इसमें मसला और भी है ना। अच्छा, बहुत से मर्द जो कि हेल्प करना चाहते हैं, असिस्ट करना चाहते हैं सारे काम में ना, तो उसमें ना ट्रस्ट नहीं होता। वो किचन के मामले में तो खैर बिल्कुल ही नहीं होता ना, कहते हैं नहीं आप निकल ही जाएं किचन से बाहर। दूसरे मामलात में भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को लेकर ना, अगर आप कहना अच्छा मैं आई विल टेक केयर ऑफ देम, नहीं रहने दें, उस दिन आपने टेक केयर की थी ना, बुखार हो गया था। माँ का बड़ा ख्याल बाप बाकी नहीं रख सकता सबीन। वैसे हाँ, माँ माँ होती है, अलग ये बात भी बिल्कुल ठीक आपने किया कि वाकई वो चीज नहीं है, लेकिन सीखे ना, बाप भी सीखे। नहीं है ना, इनबिल्ट ही नहीं है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कह लें, सॉफ्टवेयर का मसला है। नेचुरली होता है कि माँ जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, उन्हें कहे बगैर पता होता है बच्चों को क्या चाहिए। चलें जी, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें कि ऐसे कोई वालिद हमारे आसपास जो हमें देख रहे हो, जिनको लगता है कि अच्छा वो करते हैं काम और बड़ा अच्छा करते हैं, प्लीज शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं अपने घर में अपनी फैमिली को, प्लीज बताइएगा इस बारे में। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अकेले जा रहे हैं क्योंकि अब जिस तरह से इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ है, एंड देन ओवरऑल भी हम अक्सर सुनते रहते हैं अच्छा जी चीता आ गया, तेंदुआ आ गया, तो क्या अकेले अगर आप जा रहे हैं तो आप ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दें तो उससे ये भाग जाते हैं? उससे ये होता है कि ये हर इसकी तहद कोशिश ये होती है कि ये इंसान को अवॉइड करे, क्योंकि ये हमें एज अ प्रे नहीं देखता, हमें एज अ अपना शिकार नहीं देखता। लेकिन ये शिकार करता कब है? ये शिकार करता है ज्यादा रात के टाइम, मतलब जब रात के टाइम ये करता है। और ये अगर इंसानों पर जो हमले इसके रिकॉर्डेड हैं या पुराने, अगर आप जो कुछ इंसानों को ऐसे भी हैं कि जिनकी कुछ अमवात भी वाकई हुई पाकिस्तान में, अयूबिया नेशनल पार्क की एक एग्जाम्पल है, गालिबन 2005 या 7 की मैं पढ़ रहा था, उसमें 7 औरतों को एक ही लेपर्ड ने मारा था मुख्तलिफ औकात में, मतलब एक ही उसमें फेज में। तो उसमें यह था कि वो एक बहुत ओल्ड एनिमल था, उसके दांत टूटे हुए थे और वो आसान शिकार की उसने, और उसमें एक दफ़ा मैन ईटर अगर ये बन जाए तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा। तो मगर ये बहुत रेयर होता है। तो अक्सर ये होता है कि मैंने अपनी रिसर्च के दौरान सिर्फ एक दफ़ा लेपर्ड को लाइव देखा, और वो भी एक इतने ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन थी कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमारे जो मेरी टीम मेरे साथ थी, तो वो जो उसने सिर्फ एक ग्लिम्प्स दिया और वो आराम से अपने रास्ते की तरफ हो गया। तो अगर वो करता तो वो हमें इंसान उसके मुकाबले में कुछ कर नहीं सकते। तो इंसान जब रिएक्ट करता है जिस तरह बाकी जानवर होते हैं, वो अपने डिफेंस में अटैक, जब वो कॉर्नर हो जाता है या उसे कोई जाने का रास्ता ना मिल रहा हो, या आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि एक फीमेल है, उसके बच्चे हैं उसके साथ, तो वो प्रोटेक्टिव बिहेवियर शो करेगी। वो आपको शिकार के तौर पे तो नहीं मारेगी, मगर वो अगर हमला करेगी तो अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो अक्सर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जितनी भी स्टोरीज मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी हैं या ऑब्जर्व किए हैं, तो उसमें मोस्टली यही चीज़ें, 2 अवामिल शामिल होते हैं कि या वो जानवर डर की वजह से वो कॉर्नर हो गया, आपने उसे डिस्टर्ब किया, कहीं सोया हुआ था, या आप अचानक उसके डन के करीब आ गए जिसमें वो गार उसकी है, तो वो अपने आप को फिर डिफेंस करने के चक्कर में, सेल्फ डिफेंस में वो जो है ना अटैक करता है। इस वक्त मागला हिल्स नेशनल पार्क में कितने तेंदुए हैं? हमने 2022 में एक सर्वे किया था, मैं भी वन ऑफ द लीड टीम मेंबर्स था इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ, और यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर का वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी लैब है वहाँ से। तो हम लोगों ने जो कैमरा ट्रैप लगाए और उसके अंदर जो हमारे पास डाटा आया, तो उसके मुताबिक हमारे पास तकरीबन 7 से 8 तेंदुए मौजूद हैं मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में। और जब मैं मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो हमारे पास एक जो सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस्लामाबाद की तो आबादी अगर आप देखें तो वो सीधा जंगलों की तरफ जा रही है, जो ये नेशनल पार्क बच गया इसकी बॉर्डर तक तो हम लोग आ चुके हैं। मगर ये है कि थोड़ा सा इसका एरिया साउथ एस्पेक्ट जो है, केपी की तरफ भी हमारे पास फॉरेस्ट अवेलेबल है, फिर कुछ कॉरिडोर्स आपके कहूटा के साथ
उन एरियाज़ के साथ भी कनेक्टेड हैं, या जैसे ये मरी के साथ भी हमारा ये जो पहाड़ी सिलसिला ये लोअर हिमालयाज़ कहलाता है। तो ये इसमें चंद कॉरिडोर्स अवेलेबल होने की वजह से तो हमारे पास ये फ़ायदा है कि लेपर्ड की मूवमेंट कभी वो केपी वाली साइड से भी हमारी तरफ आते हैं, कभी ये वाले वहाँ पर जाते हैं। तो मतलब इनकी जो टेरिटरीज ओवरलैप कर सकती हैं, मगर ये है कि टेरिटोरियल तो होते हैं। होम रेंज जो है इनकी, जिस तरह मैंने आपको बताया, 30 किलोमीटर से ऊपर भी हो सकती है। तो बहुत बड़ा इलाका ये पेट्रोलिंग करते हैं अपना। ऑलराइट, अच्छा, कमिंग बैक टू द इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाली बात, ये जो नाला गुजर रहा है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से, यहीं से होके पहुंचा था? ये देखें, जो मारगला, अगर आप इस्लामाबाद की आज से 20-30 साल पहले की सैटेलाइट इमेजरी देखें तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट का जो रकबा था बहुत ज़्यादा था। तो ये जितने भी हमारे नेचुरल जो ड्रेनेज पाथवेज हैं, जितने नाले हैं, ये मोस्टली मारगला से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जो मारगला से ये कनेक्टेड हैं। तो उसमें ये है कि ये जो बिग कैट्स होती हैं, ये अमूमन वही रास्ते इस्तेमाल करती हैं जो बने होते हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो अब ये जो हम लोगों ने जो सस्पेक्ट किया है, जो समझे हैं इस चीज़ को कि ये एक यंग मेल है जो कि अपनी मतलब एक इनके अंदर एक क्यूरोसिटी भी होता है, तजस्सुस भी होता है। अब अगर उसे वहाँ पर यूनिवर्सिटी का तजस्सुस था इसको? इसने बेसिकली जो है ना, ये जब निकलते हैं, मतलब जैसे ये रात के टाइम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अब ये घूमते घूमते उसे ये जगह सूटेबल मिली और उसने देखा कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है ना, यूनिवर्सिटी का कैंपस तो चले साइड पर है, मगर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे घास है, झाड़ियाँ हैं काफ़ी, और बीच में मतलब इस तरह की जगह है, जंगल है पूरा ना। तो उसमें वाइल्ड बोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उसने जो है ना, उसे शिकार जब मिल रहा है तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो वापस जंगल की तरफ जाए। तो मगर हमारी ये उम्मीद है कि ये अभी तक या चला गया होगा। अभी रिसर्च टीम्स काम कर रही हैं इसके ऊपर, और जो भी अपडेट्स होती हैं वो रेगुलरली इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की पॉसिबिलिटी कि वहां से चला गया होगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने सराउंडिंग्स में कब इसको ट्रैक किया? अभी चंद दिन पहले, तकरीबन ऑलमोस्ट 4 डेज बिफोर कैमरा ट्रैप्स लगाए थे, तो उनके अंदर तो फुटेज इसकी कैप्चर हुई 4 दिन पहले इधर ही था। 4 दिन में चला गया था। मगर ये कि अभी इनका ज़्यादा टाइम इनका जो है ना वो, मगर ये है कि खतरा इससे डायरेक्ट इस तरह का कोई लाहक नहीं है कि जिस तरह जब तक आप इसको तंग ना करें, इसको छेड़े ना, ये निकलता ज़्यादा रात को है, एक्टिव होता है। तो बेसिकली ये है कि जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स तो इंसान को लेने ज़रूरी होते हैं, या अगर कोई ऐसा एनिमल मौजूद है तो अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले है। तो उसका यही तरीका जो मैंने बताया कि रात को जिस टाइम निकलते हैं तो बेहतर ये है कि 1-2 लोगों की सूरत में निकला जाए, और बाकी जो है ये इतना कोई मसला नहीं है। बल्कि ये एक अच्छी खुशाइंद बात यह है कि हमारे पास ये एक जो कौमी विरसा है, जो कॉमन लेपर्ड्स हैं, जो कि जिनकी तादाद कम हो रही है। इस्लामाबाद ऐसा सिटी है कि कैपिटल होने के नाते दुनिया में बहुत ऐसे कम शहर हैं कि जो आपके पास विल्डरनेस या नेचर आपको इतना करीब से देखने को मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया, जिस तरीके से माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं 2018 से बिलखुसूस इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलकर, और उस कॉमन लेपर्ड पर जिस तरह से आज हमने बात की है। सो परेशानी की कोई बात नहीं, जो कि अक्सर ये होता है, कोई फुटेज आती है, कोई तस्वीर आती है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। ज़ाहिर है को एग्जिस्टेंस इज़ समथिंग जिस पे हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत भी है। उसकी एक टेरिटरी है, उसका एक लाइफस्टाइल है, वो इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप उसे तंग ना करें, बल्कि उसके अलावा किसी और को भी तंग ना करें। कोई आपको भी तंग नहीं करेगा। ना जानवरों को तंग करे, ना इंसानों को तंग करे। अपने काम से काम रखें। रात को निकल रहे हैं तो 2 लोगों की सूरत में या ग्रुप्स की सूरत में निकलें, और ऊंची बातें करें। और अगर आपको ऐसा फील हो जाए तो जिस तरह मोहिबुल्लाह साहब ने बताया कि आप ऊंची बातें करना शुरू कर दें, वो भी इंसानों को अवॉइड करते हैं। वो भी। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के जाने पड़ेंगे जी, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, हमदर्द साफी, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेनाडोल, सेंसोडाइन। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हर चेहरा कुछ कहता है, हमदर्द की साफी, नया चेहरा नई पहचान। यही तो है अपनापन,
सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया कराया। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है, मैंने तो मेरा मतलब है मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला। जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. New and improved Sensodyne Rapid Action 60 seconds में sensitivity से आराम देता है। मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो हम देखते हैं कि हार्ट इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बड़े हिडन इश्यूज होते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ सामने आना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक, उसकी रेशियो जो है वो हमने बढ़ते हुए काफ़ी देखी है। इसके क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज होना शुरू हो जाता है? मौसम का इम्पैक्ट होता है? ये चीज़ें मतलब अक्सर लोग यही कह रहे होते हैं कि बहुत सारी जब डेथ्स होती है तो उनमें हम देख रहे थे क्या हुआ जी, हार्ट अटैक हुआ। और वो सारी जो हैं वो दिसंबर, जनवरी, इसके ज़्यादा स्टार्ट्स होते हैं। ज़्यादा हमें स्टार्ट्स नजर लेकिन सभी अभी जो स्टार्ट्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन्हीं में। उनको भी हार्ट अब ये काफ़ी अलार्मिंग है कि वो तो यंगस्टर्स, नॉर्मली हम समझते हैं कि शायद यंगस्टर है तो नहीं होगा। सो आज इसकी जो रीज़न है इस पर बात करते हैं, और ये क्या वजह है। सर्दियों में ऐसा क्या होता है बॉडी के साथ कि ज़्यादा हार्ट के केसेस रिपोर्ट होते हैं, हार्ट अटैक के केसेस रिपोर्ट होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिर गर्देजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर सर्दियों में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि रीजंस कैसे बढ़ जाती हैं कि हार्ट अटैक के केसेस रिपोर्ट होते हैं? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इस करंट टॉपिक जिसके ऊपर आजकल ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि प्री मेच्योर एज में लोगों में ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे भी बाकी भी चीज़ें लोगों कंसर्न बहुत हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। किसी वजह से अचानक नॉर्मल हेल्दी बंदा और यंग एज में हार्ट अटैक की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो सर्दियों में भी इसका और यंग एज में दोनों की एसोसिएशन है हार्ट अटैक के साथ। ओके। सर्दियों में क्योंकि लोग ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं और फ्लूइड इंटेक लोगों की कम हो जाती है, प्लस कुछ बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस भी ऐसे पैदा होते हैं जिसकी वजह से वेसल्स के अंदर एक स्पाज्म यानी एक रिएक्शनरी कैफियत भी पैदा होती है, उससे भी ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स हार्ट अटैक, और यंग एज के मुख्तलिफ अपने अपने काजेज़ हैं उसमें
जिस तरह हम समझते हैं कि बड़ी एज में या शुगर के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, स्मोकिंग, ओवरवेट, जो कन्वेंशनल जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में पहले समझा जाता है कि ये होंगे तो हार्ट अटैक होगा। अब जो नई रिसर्च आ रही है उसमें यह है कि प्री मेच्योर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के एक सर्टन डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स अपने हैं, उस वजह से भी यंग एज में आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? हाँ। उसमें देखिए आज मॉडर्न लाइफ के अपने कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें यानी उसकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ है, मुख्तलिफ और चीज़ें ये कि फास्ट फूड का इंटेक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और स्लीप हैबिट्स लोगों की नहीं है, और स्ट्रेस का फैक्टर भी है, और ओवर वर्किंग यानी लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, मल्टीपल टास्किंग है, बहुत ज़्यादा यानी बंदा स्ट्रेस में काम कर रहा है, और उसके नेगेटिव लाइफस्टाइल की वजह से भी यंग एज में हार्ट अटैक की कैफियत आ सकती है। अच्छा, ये जो यंग लोगों की बात करते हुए हम सवाल रखेंगे आपके सामने, वो अक्सर हम जुमला सुनते हैं ना कि मेरा दिल टूट गया, ये हम अक्सर लोगों से सुन रहे होते हैं, किसी भी मामले में ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में देखते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, हाँ, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ये एक टर्म ज़्यादा यूज़ भी होती है। सो कि वाकई ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और जो हम कहते हैं दिल मेरा टूट गया, उससे डेथ हो जाती है? कोई किसी को छोड़ जाए क्या उससे किसी की डेथ हो जाती है? ये तो चलें एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को लिया गया, लेकिन जो मेडिकल साइंस में है वो स्ट्रेस इंड्यूस जो हार्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं, क्योंकि स्ट्रेस में ख़ास किस्म के कैटेकोलामिन्स बॉडी के अंदर से रिलीज़ होते हैं जो कि हार्ट को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा। उसकी वजह से हार्ट का डिसफंक्शन क्रिएट होता है। तो स्ट्रेस इंड्यूस जो कार्डियोमायोपैथी जो मेडिकल टर्म यूज़ की जाती है उसको ही ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसके साइन सिम्टम्स भी बिल्कुल हार्ट की कैफियत, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की कैफियत से मिलते जुलते ही होते हैं। और इसमें हार्ट का फंक्शन पुअर हो जाता है और अल्टीमेटली ये भी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है। ओके, अच्छा से क्योंकि अक्सर हम काफ़ी इर्द गिर्द हमने बड़ा अनफॉर्चुनेट हमने देखा है कि अगर वाइफ की डेथ होती है तो हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, आपके किसी प्यारे की डेथ होती है तो हम देख रहे होते हैं कि उसके 1-2 महीने के बाद ही एक और डेथ की हम खबर भी सुन रहे होते हैं, और फिर जब अक्सर लोग कह रहे होते हैं बात कि उससे सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, गम बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो यही होता है कि दिल पे बहुत ज़्यादा ले लिया जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और उससे हार्ट की एक्टिविटी जो है वो वीक हो जाती है, ये रीज़न होती है? स्ट्रेस जिस तरह मैंने कहा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्ट की डिजीज़ के लिए, तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं वो ना सिर्फ हार्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं बल्कि वो शुगर को भी अंडर कंट्रोल कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को भी अंडर कंट्रोल कर देते हैं। और मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेस की वजह से कोरोनरी वेसल्स जो हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की स्पैज़म भी क्रिएट होता है। तो जो एक स्टेबल प्लैक ऑलरेडी जिन एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर होती है तो वो मौजूद होती है, लेकिन अगर स्ट्रेस की वजह से शीयर स्ट्रेस है, अगर वो उसकी वजह से उसकी नेगेटिव लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसकी वजह से वो प्लैक जो वल्नरेबल हो सकता है और रप्चर हो सकता है। तो अगर डिज़ीज़ ऑलरेडी मौजूद थी तो वो डिज़ीज़ अगर उसने बाद में जाके कोई कॉम्प्लिकेशन देनी थी तो वक्त से पहले कॉम्प्लिकेशन इस तरह देगा कि वो प्लैक जो है ना रप्चर हो जाएगा, और उस प्लैक की रप्चरिंग ही बेसिकली हार्ट अटैक है। वो थ्रम्बस की फॉर्मेशन बनाती है और ब्लड फ्लो को रोक देती है कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो आप स्ट्रेस की बात करें इसमें फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स बहुत सारे लोगों को आते हैं, और अमूमन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो यही बात कह रहे होते हैं कि पैनिक अटैक्स जो हैं वो जानलेवा नहीं होते, एक फेज़ है, कुछ टाइम के बाद मतलब वो ठीक हो जाता है, एक एपिसोड होती है लेट्स सपोज। तो ये जो फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स होते हैं क्या ये भी हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म? देखिए पैनिक अटैक्स तो उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को आप कहेंगे, तो बॉडी पूरी के ऊपर स्ट्रेस के अपने इफेक्ट्स होते हैं, वो यानी ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं, हार्ट के ऊपर भी हो सकते हैं, जीआई सिस्टम के ऊपर भी हो सकते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर के राइज करने से भी वो प्रिडिक्ट हो सकते हैं, और स्लीप के पैटर्न भी उससे डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकते हैं। मल्टीपल बॉडी फिजियोलॉजिकल जो उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं। तो वो स्ट्रेस के मल्टीपल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो ना हार्ट की कैफियत को जो ऑलरेडी है उसको ट्रिगर कर सकते हैं, और इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की डिजीज़ के साथ भी। लेकिन नहीं, कभी आपने कोई, मैं सवाल इसलिए थोड़ा फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं, पैनिक अटैक के दौरान क्या कोई ऐसा केस आपके सामने आया कि किसी को पैनिक अटैक आया है और फिर हार्ट अटैक उसको हो गया एंड देन डेथ कॉज होगी या कॉम्प्लिकेशन होगी? क्या ऐसे केसेस आपके पास आए कभी?
पैनिक अटैक इट्सल्फ डायरेक्टली तो यानी मैंने जैसे पहले बात की ना कि जो स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर कोई चेंजेस, यानी प्लेग स्टेबल था तो अनस्टेबल होके हार्ट अटैक वो काज कर सकता है, सही। वक्त से पहले उसको हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर वही ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वाली बात आ जाती है कि उनके स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो सकती है। अच्छा। क्योंकि स्ट्रेस पूरे जिस्म के जो हार्ट के लिए रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, जिस तरह शुगर बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, स्लीप को कम कर देती है, डाइट के पैटर्न को चेंज, पूरे बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज करती है, तो उस वजह से इसका रिलेशनशिप हार्ट की डिजीज़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है इसका। सर ये क्या वजह है कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? आई थिंक रेशो इज़ 2:1। एक तो 2:1 माइट बी कि शायद इतनी कोई स्टेटिस्टिकली फिगर उस तरह करेक्ट ना हो, लेकिन एक एज तक तो फीमेल जो है ना प्रोटेक्टेड होती हैं। ओके। 55 ईयर्स तक फीमेल का, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स मौजूद होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी वजह से क्लॉटिंग और इस तरह एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ उनकी डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। तो 55 ईयर के बाद उनका रिस्क मर्दों के बराबर हो जाता है। ओके। तो दूसरा यह है कि बेसिकली मेल जो है वियर एंड टीयर इफेक्ट, स्ट्रेस और आउटडोर एक्टिविटी या फिर उसके वर्किंग आवर्स, बहुत सारी चीज़ें। ये मर्द खातून के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं? स्ट्रेस भी ज़्यादा लेता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से, यानी उसकी स्लीप के पैटर्न, खाने पीने के पैटर्न, बाकी स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं बाज़ औक़ात उनको शायद वॉक का भी शायद इतना टाइम ना मिलता हो, तो जो नेगेटिव ट्रेंड्स होते हैं मेल के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस तरह अल्कोहल है या ड्रग एब्यूज़ है या बहुत और विटामिन हैं, कोकेन्स हैं, इसका यूटिलाइजेशन मेल में ज़्यादा है, उस वजह से उनका रिस्क ज़्यादा बनता है। क्योंकि हमने कल ही इस पर बात भी की कि तकरीबन 6% आबादी पाकिस्तान की जो है वो ड्रग्स की तरफ है, और उसमें हमें ये भी सुनने को मिला कि हमारे जो यूथ है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी इन तालीमी इदारों की बात करते हुए उन्होंने बताया कि 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स की तरफ हैं। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा कॉज है टुवर्ड्स हार्ट डिजीज़। यस ऑफ कोर्स, ये सब्सटेंस अब्यूज़ जो इसको कहा जाता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हार्ट के ऊपर डायरेक्टली, और उसकी वजह से हार्ट के अंदर वक्त से पहले जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ भी डेवलप हो सकती है। नॉट नेसेसरी कि एथेरोस्क्लेरोटिक वो एक प्रोग्रेसिव फिनोमेना है, वो उसके लिए मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स चाहिए होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है डिजीज़ और आखिर में जाके हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर लेकिन जो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हैं जिसमें क्लॉटिंग होती है, अब क्लॉटिंग जो है ना स्पॉन्टेनियस इवेंट है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मेजर रिस्क फैक्टर हो और प्रोग्रेसिव डिजीज़ डेवलप हो। जैसे आप कह रहे हैं ना कि वक्त से अचानक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकता है। अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में चले गए और स्मोकिंग है, आपका वेट ओवर वेट है, आपका सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा, आपका यानी आपका स्लीप का एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, अक्सर खा पी के मतलब आप बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स में तो मेन एक कॉज, और स्पेशली ये चप्पल कबाब और बहुत सारे फ्राई आइटम्स खा के, क्या चीज फ्राई आइटम्स, चप्पल कबाब, बहुत सा कुछ खा पी के। ओके, अच्छा, सो सवाल भूल गया कि एक्टिविटी नहीं होती ना, चप्पल कबाब और वो सारे दिमाग में आ गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेल के भी बताइएगा, फीमेल्स के भी बताइएगा, जो कि आपको जो अलार्मिंग होते हैं, जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई हार्ट इशू हो सकता है, अर्ली सिम्टम्स जिनको कंट्रोल कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बंदे के पार्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो अपने चीज़ सिम्टम्स को रिकग्नाइज करे। लिसन टू योर हार्ट, हम ये कहते हैं कि लिसन टू योर हार्ट। अगर आपकी ऐसे कोई चेस्ट में स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है, ग्रिपिंग टाइप चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट साइड पे है और मोर देन 20 मिनट्स रहता है, उसके साथ स्वेटिंग, वोमिटिंग, कोई ऐसी चीज़ आपको अनयूजुअल फील होती है, तो इसको हमेशा अलार्म के तौर पे लें। अगर आपको पहले एक्टिविटी के दौरान सांस नहीं फूलता था और आप रूटीन की एक्टिविटी करते हैं, स्टेयर्स अप स्टेयर जा रहे हैं या पहले कोई गेम करते थे उसमें सांस नहीं फूलती, अब आपको सांस फूल रही है, अन एक्सर्शन अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर हो गई है तो इसको भी अलार्म के तौर पे लें। अगर आपको फेंटिंग एपिसोड्स हो रहे हैं तो वो भी दिल की धड़कन के मुख्तलिफ वजूहात की वजह से फेंटिंग हो सकती है, वो कार्डियक काज हो सकता है, उसको भी हमेशा अब नॉर्मल लेना चाहिए और इस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और अपने सिम्टम्स को रिकग्नाइज करना चाहिए और इसकी अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली चेकअप कराना चाहिए। अक्सर ये जो हार्ट रेट की आप बात करें, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है फीमेल का, वो कितना होना चाहिए और मेल का कितना होना चाहिए? मैं एक्टिविटी की बात करी, ये बैठे हुए क्या हार्ट रेट होना चाहिए? नॉर्मल हार्ट रेट इंसान का 60 to 90 के दरमियान होता है और आइडियल 72 के अराउंड होता है। ओके। अच्छा सर, इसमें जब सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं, क्या ये चेक हो जाता है बड़े आसानी के साथ, और किस एज पे आपको चेक करवाना चाहिए कि यू हैव अ हेल्दी हार्ट और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि इंसान को वैसे रूटीन में तो चेकअप 40 इयर्स के बाद हर बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है, मेल हो या फीमेल हो, वो अपने चेकअप कराए। लेकिन अगर आपका स्पेशल सिनेरियो है, जिस तरह अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपके नियर रिलेटिव्स में सडन कार्डियक अरेस्ट पहले हो चुके हैं और प्रीमेच्योर डेथ्स आपकी फैमिली में हो चुकी हैं, तो फिर आपको स्क्रीनिंग 35 ईयर से पहले करा लेनी चाहिए। ठीक, नॉट नेसेसरली कि हम समझते हैं ना कि जब जो भी यंग एज में डेथ हुई है तो वो हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक से हट के हार्ट के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चरल ऐसी चेंजेस डिजीज़ होती हैं जिसमें हार्ट के मसल्स की थिकनेस बढ़ जाती है, उसको एक ख़ास हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं उसको, या चैनलोपैथीज यानी उसकी रिदम डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं उसकी, उसको हम लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कहते हैं। उसके अंदर कुछ लोग पैदाइशी तौर पर स्ट्रक्चरल हार्ट यानी उसके हार्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं जिसको आम हालत में लोग कहते हैं ना दिल में सुराख था या कोई ऐसी चीज़, कंजेनिटल स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं। बाज़ लोग पुअर हार्ट फंक्शनिंग के साथ पैदाइश से लेके वो उस हार्ट की डिजीज़ को लेके चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें पहले स्क्रीन नहीं हुई होती हैं और अचानक कोई ट्रिगर ऐसा आता है नेगेटिव उसके हार्ट के ऊपर, उसकी वजह से उसकी अचानक डेथ हो जाती है। तो लोग हर एक चीज़ को, इवन हार्ट फेलियर एक डिफरेंट चीज़ है, हार्ट अटैक एक डिफरेंट चीज़ है। हार्ट अटैक स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जब आपके दिल की शरीयान जो ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर क्लॉट आता है और वो उसकी वजह से अगर हार्ट के मसल डैमेज होते हैं और आप उसकी वजह से अगर आपकी जान को नुकसान होता है तो वो हार्ट अटैक या अल्टीमेटली वो लीड टू कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि उसके रिदम डिस्टर्ब होती है, हार्ट की एक्टिविटी रुकती है, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, उसी वजह से डेथ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैदाइश से भी लेती चलती हैं, कुछ स्पेशल रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या कोलेस्ट्रॉल के डिस्टर्ब, मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंसेस ये फैमिली में, तो इनकी हर इंडिविजुअलाइज्ड है रिस्क फैक्टर की स्ट्रेटिफिकेशन। बंदे को अपनी रिस्क के हिसाब से मुस्तनद डॉक्टर से चेकअप कराएगा तो वो उसकी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करेगा कि इसको कार्डियक इवैल्यूएशन करके टारगेटेड होगी। ये नहीं है कि अप्लाई टू ऑल को, ये नहीं ये ऐसा बड़ा नहीं ज़रूरी है कि जी ख़ानदान में एक को हुआ था उसने ये वाली अद्वियात का इस्तेमाल किया, ये रूटीन रखी तो आप भी ये कर लें। डोंट डू दैट। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सर मार्केट में बहुत से ब्रांड्स क्या उसे कहना चाहिए, एक लिक्विड फॉर्म में लेकर आता है जिसमें एप्पल साइडर विनेगर भी होता है, जिसमें लीमू का सिरका या अर्क होता है और बहुत कुछ उसमें डाला होता है और कहा जाता है कि उसका हार्ट की हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है कि सुबह अपने हार मुँह भी उसको इस्तेमाल करें और खाने के बाद भी। आपकी इस बारे में क्या राय है? सर ये जो बेसिकली तो ड्रग्स भी हर्ब से ही आती हैं, ठीक है, लेकिन उनका फ़र्क इतना ही है कि वो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके ह्यूमन ट्रायल से गुजार के उनको साइड इफ़ेक्ट्स बाकी चीज़ों को एक रियल टाइम डाटा उनका मौजूद है जहाँ से यानी रेफरेंस मौजूद है, उस वजह से उनको सेफ्टी प्रोफाइल उनका बन जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। फार्माकोपिया तो ये है, ठीक है। तो ये हर्ब्स हैं बेसिकली, वो तो लॉन्ग टाइम एक टाइम टेस्टेड चीज़ें जो चलती हुई आ रही हैं, लोग उनको यूज़ कर रहे हैं और उनका मिथ भी है उनके जहन में कि ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं, तो सच कोई इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें इस्तेमाल करने में। लेकिन होल उन्हीं के ऊपर रिलाई करके बैठ जाना कि यही चीज़ काम करेगी और बाकी मैंने उस रेमेडी की तरह या मेडिकेशन की तरह एडिशनल आप यूज़ कर लें, लेकिन दवाइयों का भी इस्तेमाल करें और डॉक्टर को चेक भी कराएं। वो आपकी एज के हिसाब से ज़्यादा हो सकता है, आपकी हिस्ट्री से मुतालिक हो सकता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री से मुतालिक हो सकता है। सर नौजवानों के पर्सपेक्टिव से भी एक सवाल मेरे माइंड में आया कि क्या ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ का मौसम कदरे बेहतर है, फॉर एग्जांपल आप कराची में रह रहे हैं, आजकल दिसंबर जनवरी में भी वहाँ का मौसम खासा बेहतर होता है, इट्स अ मॉडरेट टेम्परेचर। वहाँ से आप अचानक एक दिन उठते हैं और आप कहते हैं जी मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, लेट्स से आप कहते हैं जी मैं नीलम वैली जा रहा हूँ, अब एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज है टेम्परेचर एंड वेदर का। आप वहाँ पर गए, नौजवानों में हमने देखा है कि अच्छा वो अचानक से दो दोस्तों की उसमें बेट लग गई कि ठंडे पानी में तुम जाओ एक गोता लगा के आओ, दरिया नीलम में स्विमिंग करके आओ, होता है कुछ लोग करते हैं ये। सो क्या इस केस में ये मैंने एग्जांपल कोट किया है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या ये भी एक कॉज हो सकता है हार्ट के ऊपर? सडन एक्सपोजर टू कोल्ड इन्वायरमेंट, स्पेशली वो लोग जिनके अंदर पहले कोई कार्डियक कंडीशन मौजूद है या वो पहले से कार्डियक पेशेंट इवन ट्रीटेड, अगर उसका बाईपास हुआ हुआ है या स्टेंटिंग हुई हुई है या फिर उसको पहले एंजाइना की ये हार्ट अटैक की तकलीफ हुई हुई है और मेडिकेशन पे है, वो उसके लिए तो कोल्ड एक्सपोजर सडन बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। वो तो एक हद तक जहाँ तक वो एक्सपोजर ले सकता है और स्टेमिना के साथ कोई चीज़ जो एक्सपीरियंस कर सकता है वहाँ तक जाएगा। और ठंडे पानी से नहाना या ठंडा पानी पी जाना या ठंड के साथ एक्सपोज हो जाना, ये तीनों चीज़ें एडवाइजेबल नहीं है उस पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन आम बंदा जो नॉर्मल हेल्दी बंदा है उसके लिए भी उस तरह सडन टेम्परेचर चेंजेस के साथ बॉडी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन पैदा होता है और ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पैज़म, यानी आपकी जैसे बॉडी रिएक्ट कर जाती है, आपकी सर्कुलेशन आप
आपकी पेरिफेरीज आप देखें, हार्ट पाँव आपके ब्लू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उनकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है एक्सपोजर के साथ। तो यही फिनोमेना हार्ट की सर्कुलेशन के साथ भी आता है। तो आप एक ट्रिगर करते हैं, एक चीज़ को, हार्ट को एक चैलेंज में डालते हैं। मे बी कि शायद वो अगर उसके साथ अंडरलाइंग कोई साइलेंट डिजीज़ पड़ी हुई है तो वो शायद उस टाइम पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाए और आपको अपीयर हो जाए। अगर आपका हार्ट विदस्टैंड कर जाता है तो शायद आप सर्वाइव भी कर जाएंगे। तो अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई एडवेंचर करना, इस तरह का एडवेंचर मेरे हिसाब से एडवाइजेबल भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में ये बताइएगा कि जब किसी को हार्ट इशू है एंड एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया है और मेडिकेशन पे है कोई शख्स, तो अक्सर कहा जा रहा होता है कि वज़न नहीं उठवाना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो, एक्सर्शन कम हो उस बंदे की। क्या ये भी एक दुरुस्त लाइफस्टाइल है? पहले दौर में जब हार्ट अटैक के लिए सिर्फ मेडिकेशन ही थी और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी इतनी सुपीरियर नहीं थी, तो उस वक्त तो हार्ट अटैक के साथ उसको बियर करना पड़ता था लाइफ लॉन्ग। तो आजकल क्योंकि हार्ट अटैक में स्ट्रेट अवे हम अगर विदिन 3 आवर्स कोई बंदा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो उसको हम उसकी एंजियोग्राफी करके उसके दिल की शरीयान को खोल देते हैं और उससे मसल डैमेज जो होता है बहुत मिनिमम हो रह जाता है और हार्ट का फंक्शन बैक टू नॉर्मल भी आ सकता है। और अगर पेशेंट की कोई और डिजीज़ थी, उसकी स्टेंटिंग के साथ बाकी वेसल्स को भी खोल दिया गया है या फिर बाईपास करके उसकी कंप्लीट रिवेस्कुलराइजेशन कर दी गई है और उसका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, और एक सर्टन उसके बाद आपने टेस्टिंग करके उसके हार्ट को क्लियर कर दिया है कि उसके अंदर कोई रेजिडुअल इस्कीमिया हम उसको कहते हैं कि बकाया कोई इसके अंदर हार्ट के अंदर सप्लाई डिमांड मिसमैच नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, नॉर्मल सारी पैटर्न ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकता है वो। नहीं, मैं इस वजह से सवाल करती हूँ क्योंकि अक्सर कहते हैं नहीं रेस्ट दो उसको, ये फिजिकल एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना चलाओ कि सांस फूलना एंड ऑल दैट, उससे भी वो एक लाइफस्टाइल उसकी तरफ चला जाता है कि दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो अनटिल अनलेस डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करें तो खुद से जो हमारे मसाइल हैं इन पे हमें काबू पाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान, तो वो हम सब वो बने। खतरा जान भी ठीक था, खतरा जान। डॉक्टर क्विकली एक छोटी सी बात मुझे सर, एक टर्म यूज होता है कैड, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, थोड़ा सा अगर क्विकली इसके बारे में बात कर लें। सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो सडन कार्डियक डेथ का है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ही है जिससे हार्ट अटैक अल्टीमेटली डेवलप होता है। इसके लिए यानी मेजर रिस्क फैक्टर जैसे हमने कहा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, स्मोकिंग, सब चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ इसके लिए नोवल रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो अब नए तरीके से उसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, बाकी कुछ मुख्तलिफ स्पेशलाइज लाइपोप्रोटीन्स हैं, हाई सेंसिटिविटी फाइब्रोनोजेंस में, CRPs हैं, मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये भी प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बनाते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट की, ठीक है। अब उसके अंदर विद द पैसेज हम जब कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है तो हार्ट फिर वो सप्लाई नहीं करता ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल तो अंदर आएगा जब उसके लुमन के अंदर, तो वो एक हद तक जब 70% से ज़्यादा क्रॉस करता है तो फिर उसकी सप्लाई लाइन के अंदर इतनी सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है कि सप्लाई डिमांड मिसमैच आना शुरू हो जाता है। तो 90 से ऊपर हो जाए या 95 से ऊपर हो तो क्रिटिकल हो जाती है, 100% ऑक्लूजन हो जाए तो हार्ट अटैक है वो। फिर उसमें क्योंकि मसल डैमेज हो जाना शुरू हो जाता है तो हार्ट सप्लाई टोटल बंद हो जाती है उसके लिए। तो ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज है फॉर हार्ट अटैक। यस सर, थैंक यू वेरी मच। वो टॉपिक ऐसा कि इसमें बहुत से सवाल माइंड में ज़रा आ रहे हैं, आपके भी ज़रा बहुत से सवाल माइंड में आ रहे होंगे, इसीलिए हम टाइम टू टाइम सर को ज़हमत देते रहते हैं और हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब 200 रुपए की बचत के साथ शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मैं हूँ फराह सादिया और द नाइट शो में हम करेंगे दिल की बातें, जिंदगी की बातें। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में कामयाबी हासिल की है और जानेंगे उनकी कामयाबी के राज। तो मिलते हैं द नाइट शो में।
ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ख़वातीन और उनकी सेफ्टी, आज इससे मुतालिक हम बात करेंगे। बिलखुसूस आजकल जब हम बात करते हैं हरासमेंट की या अनकम्फर्टेबल होने की, तो ज़्यादातर जो केसेस हमारे सामने आते हैं, जो इंसिडेंट सामने आते हैं, वो ऑनलाइन केसेस होते हैं। वो डिजिटल स्पेसेस में ख़वातीन का कंफर्टेबल ना होना और उनको हरासमेंट का सामना करना, ऐसे मामला हमारे सामने आ रहे होते हैं। किस तरह से पाकिस्तान के कवानीन, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से साइबर क्राइम FI का विंग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इन केसेस को लेकर, और फिर जाहिर है पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि ज़रा आप रिपोर्ट करते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड देन सेशन कोर्ट्स एंड देन हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट तक मामला भी चले जाते हैं। सो आज का हमारा जो मौजू है, इसमें हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन जिनको ये सामना करना पड़ता है, एंड नॉट जस्ट ख़वातीन, मर्दों को भी, अगर किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आप हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, एविडेंस कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है। जब आपने प्रूव करना होता है कि अच्छा हरासमेंट का आपको सामना करना पड़ा है, तो वो जो एविडेंस होता है, ज़ाहिर है उसकी बुनियाद पर ही आप केस आगे लेकर चल रहे होते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें एक ज़बरदस्त खातून वकील ने ज्वाइन किया है। अपने गांव की पहली खातून वकील है, मैं इनके बारे में पढ़ता, छनियानी से इनका ताल्लुक है। शी इज़ द फर्स्ट लॉयर फ्रॉम हर विलेज। उनको वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं शबनम नवाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक शुएब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट पे केसेस देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो हमारी वो अदालत है जहाँ पे बिल्कुल केसेस ना एंड पे जाके पहुंचेंगे, हर तरफ से जब चीजें मुकम्मल हो चुकी, ट्रायल हो चुका होगा एंड एवरीथिंग। तो हम जरा आ जाते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे। जब भी खातून का किसी को भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, क्या करना चाहिए उसको? मैं एविडेंस की कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि उस वक्त एविडेंस को लेकर, रिपोर्ट को लेकर, वेयर टू रिपोर्ट, हाउ टू रिपोर्ट, व्हेन टू रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पहले हमारा जो लॉ इससे रिलेट करता था वो पीका था, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट था 2016, और अभी लेटेस्ट उसमें अमेंडमेंट आई है 2025 में। और जब वो पीका था तो FIA उसको डील करता था, जो एजेंसी थी, और FIA का साइबर विंग उसको डील करता था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद आपके नॉलेज के लिए कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई है, NCCIA। बिल्कुल ठीक। अब उसका जो साइबर विंग है FIA का, वो
उसकी बजाय अब ये NCCIA जो है, अच्छा जी, आप उसके पास ये करेंगे, मतलब आपके that पास means कि अभी अगर कोई भी ऐसा वाकया होगा अपने NCCIA को रिपोर्ट करना है। जी हाँ, नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये, थोड़ा सा लंबा नाम हो गया। अच्छा कर रहे हैं, बता रहे हैं NCCIA में रिपोर्ट करना है, और क्या उनको ऑनलाइन रिपोर्ट करना होता है? जी, अच्छा, दोनों मैकेनिज्म है आपके पास, एक ऑनलाइन भी है और एक फिजिकली जा करके भी आप उनके पास रिपोर्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन में ये है, उनका व्हाट्सएप नंबर है बाकायदा, और उसमें आप जा करके मतलब रिपोर्ट करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का थोड़ा सा ये है कि चूंकि वो पाइल अप होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, तो एक एप्रीहेंशन ये रहती है कि वो कहीं दब ना जाए या इग्नोर ना हो जाए। सो इट इज़ बेटर कि आप खुद जाइए उधर जा कर के, अगर अपना रिपोर्ट कराइए, और जो आपने कहा कि उसके लिए एविडेंस क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई स्टॉकर आपको स्टॉक कर रहा है, सबसे पहले तो इनिशियल छोटे उस पे आ जाते हैं, कोई पहले स्टॉकिंग इज ऑल्सो एन ऑफेंस, यू मस्ट नो दैट। ये नहीं है कि अच्छा फिर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कांटेक्ट या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए ज़बरदस्ती, द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती वो करने की कोशिश करें, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। जैसे मुझसे किसी ने पूछा था, बड़ी ये बात वायरल हुई थी कि जी सुबह के वक्त ये जो ज़बरदस्ती के गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं, क्या ये भी इसी के ऑफेंस में आते हैं? तो मैंने कहा जी, जुम्मा मुबारक के मैसेज आते हैं। जी हाँ, अगर मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा किसी खातून को तंग किया जा रहा है तो बनाया जा सकता है इसमें। अच्छा, ये ऐसे में शबनम थोड़ा सा इसी को अगर हम आगे इलैबोरेट करें, ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि आपने इंटरेस्ट की बात की, जी, मैं रिप्लाई नहीं कर रही किसी मैसेज का, ठीक है, इट मींस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मोस्ट सर्टेनली, यस। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आपने एक मैसेज ड्रॉप नहीं किया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मुझे ये मैसेजेस ना भेजें, ठीक है, मुझे ऑफेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा एविडेंस के तौर पे आगे अगर आप कोर्ट में केस लेके जाते हैं तो ज्यादा, तो क्या वाकई उसकी कोई वेटेज नहीं होता कि अगर आप नहीं, देखिए तेरा नहीं मैसेज भेजा? दो तरह की चीजें, एक एक्सप्रेसली आप अपनी अनॉयंस या आप अपना शो करते हैं कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक इम्प्लाइडली होता है। नाउ दिस इज एन इम्प्लाइड वन, कि जिसमें आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। मैं समझती हूँ कि बेटर ये होगा कि ऐसे बंदे को जो आपको लग रहा है कि ऐसा, उसको ब्लॉक कर दें। द फर्स्ट थिंग मैं समझती हूँ हमारी बच्चियों को हम ये बताएंगे कि डू नॉट इंगेज विद द ब्लैकमेलर या हरेसर। ट्राई नॉट टू, फर्स्ट स्टेप में ट्राई नॉट टू इंगेज विद दैट पर्सन, उसको ब्लॉक कर दें आप, ठीक है। और अगर वो फिर, क्योंकि नंबर्स चेंज कर करके फिर भी करते हैं, बनती हैं अगर ऑनलाइन, अरे फेक प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी अगर वो आपको ऐसे कर रहा है तो फिर आपके लिए चाहिए कि आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट्स में याद रखिए कि ऊपर समटाइम्स हमने ना दूध वाला और ब्लैकमेलर या ऐसा नाम लिखा होता है ना, या कुछ मतलब बंदा कर लेता है ना कि ताकि इसका मैं आगे से रिस्पॉन्ड ना करूं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि उसका नंबर विजिबल होना चाहिए जब आप स्क्रीनशॉट लें, तो ऊपर कुछ और ना लिखा हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ले लें और उसके साथ एक कंप्लेंट, मतलब सिंपल कंप्लेंट कि इतने अरसे से ये फलाना कोई बंदा है, आई डोंट नो वेदर ये इसका असली नाम है भी कि नहीं, लेकिन ये मुझे, क्योंकि ये स्टॉकिंग से शुरू होता है बड़े सटल वे में, उसके बाद मतलब ये एक ट्रांसफॉर्म होता है इनटू एक्सप्लिसिट किस्म की छोटी छोटी थ्रेट्स नुमा भी चीज़ें होने लगती हैं। और उसके बाद आपको, अगर मैंने तो यंग बच्चियाँ देखी हैं जिनको, मतलब ये इसका एक और एस्पेक्ट जो मैं कर रही हूँ, जो वो शुगर डैडीज़ वाला है, कि जिसमें वो बड़ी एज के लोग जो हैं वो बच्चियों को यानी कि ल्योर करके उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। माँ बाप समझते हैं कि चूंकि बच्ची घर के अंदर ही है, या बच्चा छोटा इवन घर के अंदर ही है, तो वो सेफ़ है, लेकिन वहाँ पे वो प्रेडेटर उसके साथ मतलब इंगेज कर रहा होता है, एंड देन उससे कहीं ना कहीं उसकी नादानी में उसकी कोई फ़ोटो, कोई चीज़, समटाइम्स मॉर्फिंग भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी वो तस्वीर मैंने ही उसको भेजी और वो ओरिजिनल है। बाय द टाइम उसकी असली वो फोरेंसिक के बाद पता चलेगा कि ये तस्वीर मॉर्फ थी, मेरी तस्वीर के ऊपर किसी की लगाई गई थी या मैं ही थी, तब तक काम काफ़ी आगे। शबनम साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट, वो तस्वीर उसकी थी जी या नहीं थी, दोनों, डज इट इवन मैटर? दोनों सूरतों में गलत, इट्स एन ऑफेंस। मेरी ऊपर मेरे मुंह लगा करके आप नीचे कुछ भी पिक्चर शेयर कर दें। इस सवाल में इसलिए भी किया ना कि अक्सर जब ऐसा मामला सामने आता है लोग कहते हैं जी
मुझे तो वही लग रही है। विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। नहीं, द क्वेश्चन इज कि आप हु आर यू? देखिए गलत तो गलत है लग ना? रही है, वो नहीं लग रही है। हाँ, ये तो बात ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं है। है मोस्ट सर्टेनली दोनों सूरतों में। दैट्स व्हाई मॉर्फिंग भी ऐड की गई है उसमें कि आप सुपर इम्पोज कर रहे हैं किसी के भी इमेज के ऊपर एक एक्सप्लिसिट इमेज बना रहे हैं उसको ना, बच्चे का कर रहे हैं, किसी खातून का कर रहे हैं आप, तो दोनों सूरतों में ये ऑफेंस है। ये नहीं है कि असली थी तब, अच्छा असली भी है। पहली बात तो ये कि मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चियों को अवेयरनेस और एजुकेट करें कि द पर्सन हु इज आस्किंग यू फॉर सच काइंड ऑफ पिक्चर्स और वीडियोस वो कौन होगा। वो डेफिनेटली प्रेडेटर है, वो डेफिनेटली आपके लिए, वो कभी भी कोई एक सीधा इंसान आपसे इस किस्म की चीज, वो परवर्ट है कोई, ठीक है, वो आपसे उसने कोई ना कोई उसने एंड पे जी। ऑल्सो ये भी बच्चियां इस वक्त, लड़कियां इस वक्त देख रही हैं, तो मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर वो आपका हस्बैंड ही क्यों नहीं है, प्रेडेटर तो एक अलग बात है, चलें ठीक है, बट अगर वो आपका महरम ही क्यों नहीं है, एक चीज अगर आपके फोन में आ गई है, वो ऑनलाइन वो ट्रांसफर हो चुकी है कहीं और, ना वो आपके हस्बैंड की है ना वो आपकी है, वो एक डाटा है जो कि कभी भी कोई भी उसको ट्रैक कर सकता है। सो आपको जरूरत ही नहीं है ऐसी कोई चीज अपने फोन में रखने की जी, और फिर शेयर करना तो फिर आगे मामला है, आपको फोन में ही नहीं रखना चाहिए। फोन्स हैक होते हैं, आपका डाटा हैक हो जाता है। सबीन, इतनी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि इसमें दिस इज अ वेरी मतलब ये बहुत जरूरी था। डाटा हैक ना भी हो, व्हाई वुड योर हस्बैंड कीप अ वीडियो ऑफ यू इन हिज मोबाइल, और आपकी ऐसी तस्वीर वो क्यों रखेगा। अच्छा, बिल फर्ज उसने रख लिया, डिवोर्सेस हो जाती हैं, उसके बाद नई ब्लैकमेलिंग शुरू होती है कि अब तुम वापस ये इतने पैसे कुछ करो वरना मैं ये वायरल। अच्छा, इससे मैं खवातीन से कहूंगी कि डरे नहीं, उससे कहें गो अहेड द मोमेंट। अगर उसने एक जगह भी उसको करने की कोशिश की तो लॉ कम्स इनटू एक्शन, चाहे वो आपका हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है। इवन बहुत इंपॉर्टेंट आपने यू मस्ट नो दैट, क्योंकि शबनम साहब हम अक्सर ये देखते हैं ना कि ये तो बात हो रही थी इससे पहले ना प्रेडेटर की, या जो हरास कर रहे हैं आपको जिस भी अंदाज से, कभी कभी ये भी होता है कि आपका एक दोस्त होता है, यू हैड सम गुड टाइम, आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, उससे चैटिंग हो रही होती है, गुफ्तगू आपकी है, समहाउ आपका वो ताल्लुक खत्म हो जाता है और अचानक से वो जो शख्स है उसकी असलियत सामने आ जाती है। उस सूरत में फिर क्या करें, बिकॉज उस सूरत में ज़्यादा फिर वो जो ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट, हरासमेंट वाला एलिमेंट वो ज़्यादा ऑब्वियस होता है। वो कहता है तुम तो मेरे साथ थे या थी, हम इकट्ठे होते थे, आई हैव दिस डाटा, आई हैव दैट डाटा, क्या करें उस वक्त। देखिए, नॉर्मली ये वाला काम इसलिए किया जाता है कि आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा लिया जाता है। मोस्टली मेरी जो क्लाइंट्स हैं उनसे महीने के हिसाब से लाखों, कि अगर ये नहीं किया, और वो बेचारियां उस चक्कर में पैसे भी जा रहे हैं और साथ साथ वन स्टेप अहेड बढ़ता जा रहा है। वो जो आपका परपिट्रेटर है ऑफ दिस ऑफेंस, वो रुकता नहीं है वहाँ पे, वो आपको फिर बुलाता है फला, वो आपकी नई कोई चीज़ इकट्ठी करता है, द सर्कल नेवर ब्रेक्स। एब्सोल्युटली। सो द मोमेंट ऐसा काम शुरू हो जाए और वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, मोस्ट सर्टनली किसी मैसेज के थ्रू कर रहा है ना आपको, तो वो आपने मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना है, राइट अवे गो टू NCCIA, उनके पास आप जाएंगे और उनके अपने तरीक़ाकार हैं। जैसे पहले FIA का साइबर विंग था, एग्जैक्टली उसी तरह ये भी काम करता है, इसके पास पावर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि राइट अवे उसका वो पता करके, ये इनका बड़ा क्विक एक एक्शन होता है, ठीक है, उसका वो डिवाइस ये अपनी उसमें ले लेते हैं, ठीक है, रिकवर करके अपने पास, इनके पास अपनी लैब्स भी हैं। FIA का साइबर विंग जो था उसके पास अपनी फोरेंसिक लैब्स नहीं थी, डिजिटल फोरेंसिक करने के लिए उसका, तो इनके पास अपनी लैब्स भी हैं जो कि कोर्ट में उसका जो भी रिजल्ट आता है वो एडमिसिबल है इन एविडेंस, इनके पास जो लैब्स हैं। सो फौरी तौर पे वो आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका जो चीज़ जिससे वो उसने आपको वो किया है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर पर्चा हो जाता है और फिर वो जाता है बिहाइंड बार्स। अच्छा, ऐसे में राइट अवे हमने सोशल मीडिया पे अक्सर हम देख रहे होते हैं कि किसी की, मैं एक्ट्रेसेस के पर्सपेक्टिव से भी जरूर पूछूंगी, किसी का अगर पास्ट है, कोई भी पास्ट की कोई पिक्चर, वो सच भी है, ठीक है, ठीक है, मतलब किसी का किसी के साथ रिलेशन रहा है। मैं उस दिन भी देख रही थी,
एक एक्ट्रेस हैं, शी इज मैरिड, उनकी बेटी है, उनके पास्ट कोई निकाल के तस्वीर निकाल के वो, अब वो पिक्चर ऐसी भी नहीं है जस्ट के दो लोग हैं बैठे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए कि अच्छा ये तो फलाने के साथ इसका पास्ट में रिलेशन भी रह चुका है, और कोई चैट हो या इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के लगा देना, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अक्सर वो इस चीज का ख्याल ज्यादातर हमने देखा वो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो क्या वो लड़की लड़का क्या वो इस पे कंप्लेन कर सकती है, चाहे वो कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं है? सबीन, आपको इसमें ये चीज बड़ी क्लियर कर लें कि फेक और जेन्युइन का इसमें सवाल ही नहीं है। अगर वो जेन्युइन भी है, इफ एक्स हैज बीन विद वाई एज अ वाइफ, एज अ फ्रेंड और व्हाटएवर, ठीक है, इन द पास्ट, और इवन कल तक थे और आज नहीं है, नोबडी हैज अ राइट टू मेक इट पब्लिक। द मोमेंट दे ट्राई, जिस वक्त वो कोशिश करते हैं कि उसको वो दुनिया के सामने या आपको ब्लैकमेल करते हैं, लॉ कम्स इनटू एक्शन। देखिए कितनी खतरनाक बात है ये जो अभी आपने बात की। मैं समझती हूँ कि देयर इज अ स्पेसिफिक टेरर in not knowing the face of the person, जो आपको एक फेसलेस, ये ट्रोलर्स कौन होते हैं, मतलब I've been trolled a lot, आपकी सोच है कि मतलब है, और फेसलेस लोग, और जब आप जाते थे, मतलब पहले की थोड़ी बात कर रही हूँ, FIA के पास, तो आपको कहा जाता था कि the person has not physically approached you, it is just digital। आप वो हॉरर देखिए कि आपको एक मैसेज आ रहा है कि जी 10 मिनट पहले यू वर सिटिंग देयर वेयरिंग दैट एंड यू आर सडनली यार कौन है? अच्छा, एक दफ़ा ये हो जाता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आप सोचें यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, यू आर बीइंग वॉच्ड। ये कितना हैरान कुन, मतलब खौफ है ऑल द टाइम कि हु इज दिस पर्सन, क्या सेफ महसूस नहीं कर रहे अपने आप को? फिर पैरानोया देखिए कि क्या ये हो सकता है, क्या ये वो हर कोई लग रहा है कि वही है, हर किसी को आप शक की निगाह से देखेंगे। जी हाँ, इवन दिस इज, ये वाला सिलसिला है, और ये मत कहिए कि ये टीनेज बच्चियों से लेकर, ये आपने भी फेस किया होगा, और ये मैंने, आई एम अ लॉयर, आपको भी नहीं माफ़ी देते, आपको भी आपकी वो नहीं होती, आपको भी सीक्रेट तरीके से नेट को यूज़ करते हुए कि ताकि व्हाट्सएप और उस पर से नंबर ना आए, आपका ईमेल को यूज़ करते हुए, अगर कोई भी मीडियम यूज़ करते हैं, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फौरी उसके ऊपर आप कंप्लेंट करें। ये जो सोसाइटल हमारे हैं ना टैबूज जो बनाए हुए हैं हमने कि अच्छा ऐसा हो गया है तो अब बस खामोश होके बैठ जाओ, ये वो, इसी के ऊपर कैपिटलाइज करता है आपका परपिट्रेटर। उसको पता है कि मैंने इसके साथ ये जो कुछ किया, ये अपनी इज्जत के लिए नहीं बता सकती किसी को भी। सो उसका सबसे बड़ा जो फियर है, वो आपके फियर पे कैपिटलाइज करता है। उसका फियर है कि मैं एक्सपोज ना हूँ। लड़की उसके फियर को ख़त्म नहीं करती, वो उसको एक्सपोज करने से डरती है। जब वो उसे ये कह देगी कि तुमने जो करना है करो, आई एम फाइलिंग अ कंप्लेंट, इवन दिस इज इनफ। दिस इज इनफ। अच्छा, लास्टली बस एक क्विकली, चूंकि देखें जब ने आगाज के गुफ्तगू का हमने बात की कि NCCI इज देयर टू हेल्प यू ऑल, बहुत से लोगों को ज़रा नहीं पता, बस क्विकली ये बता दें कि ये जो सिस्टम किस हद तक हमने इसको इम्प्रूव कर लिया है, और चूंकि देखें NCCI का आ जाना, आप चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस देख रही हैं, तो वो तो बहुत बात की बात है कि वहाँ तक चीज़ें जाती हैं, पहली खास से हद तक हल हो जाते हैं केसेस। सिर्फ इसको लोगों तक पहुँचाना, हम उस पर किस हद तक कामयाब हुए हैं कि लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि trust the system, NCCI is there to help you, go complain करें and sort it out। देखिए अभी